गुड मॉर्निंग छात्रों, आरके पीजी साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है बच्चों। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बीए थर्ड ईयर द्वितीय प्रश्न पत्र विषय साहित्य हिंदी निबंध संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका और इसके लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। साथियों, इस निबंध के दो प्रश्नोत्तर, पहला और दूसरा, दोनों को हमने पिछले वीडियो में करवा दिया है साथियों। तो आप देखेंगे पिछले वीडियो में ये दोनों ही प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। और अब हम ले चलते हैं आपको तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है आपका डॉक्टर रामविलास शर्मा का परिचय देते हुए उनके संत साहित्य की भूमिका निबंध की समीक्षा प्रस्तुत कीजिए। तो साथियों, सबसे पहले हमारा ध्यान जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा का जीवन परिचय। इनका परिचय पहले समझेंगे और उसके बाद में हम आगे चलेंगे। तो देखेंगे, जीवन परिचय की चर्चा करते हैं। साथियों, इनका जन्म, डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म 10 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के साने गांव में सन 1912 ईस्वी में हुआ था और इनका देहावसान सन 2001 ईस्वी में हुआ था। तो बच्चों, आप जन्म और देहावसान के बारे में आप समझ गए होंगे। अब हम चर्चा करते हैं इनके जीवन परिचय की, पूरा जीवन का परिचय। तो साथियों देखेंगे, जैसा कि हिंदी जगत में डॉक्टर रामविलास शर्मा हिंदी साहित्य की समृद्धि में इन्होंने अपना अन्यतम योगदान दिया है और साहित्यकारों में डॉक्टर रामविलास शर्मा का स्थान अन्यतम रहा है। साथियों, आप प्रगतिवादी समीक्षा के अग्रगण्य मनीषी रहे हैं और शर्मा जी अंग्रेजी विषय का अध्यापन करते थे तथा महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के सानिध्य में भी रहे। बच्चों, आपने अपने जीवन में विपुल मात्रा में साहित्य का सृजन किया। डॉक्टर रामविलास जी को प्रासंगिक किए बिना हिंदी का वर्तमान समीक्षा और निबंध समझना आसान नहीं है। साथियों, डॉक्टर रामविलास शर्मा मूलतः अंग्रेजी विषय के अध्यापक रहे हैं। इन्होंने अंग्रेजी विषय को ही पढ़ाया है, उसी का अध्यापन करवाया है। अंग्रेजी विषय इनका मुख्य विषय रहा है और प्रत्यक्ष रूपेण उनका संबंध अंग्रेजी साहित्य से रहा। तो बच्चों, परंतु वे हिंदी के ख्यातनाम विद्वान रहे हैं। साथियों, आपने हिंदी साहित्य के अंतर्गत आलोचना विधा को एक नूतन रूप दिया है। आपकी आलोचनात्मक रचनाओं में आपका प्रगतिवादी दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। बच्चों, इन्होंने आलोचक के रूप में जितने स्पष्टवादी, प्रखर और निर्भीक रहे हैं, कविता के क्षेत्र में उतने ही कोमल, सौंदर्य पारखी और ग्राम्य जीवन के कुशल चितेरे भी रहे हैं। बच्चों, आपके अंतरतम में विद्यमान कवि और लेखक दोनों ही प्रगतिशीलता से प्रतिबद्ध रहे हैं और डॉक्टर शर्मा भारतीय युग के विशेषज्ञ होने के साथ साथ निराला जी के साहित्य के गहन अध्येता भी रहे हैं। तो आपने जैसा कि अभी अध्ययन किया है डॉक्टर रामविलास शर्मा के जीवन परिचय का, और अब हम ले चलते हैं आपको आगे
इनकी प्रमुख रचनाओं से अवगत करवाते हैं आपको। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। तो बच्चों सबसे पहले इनकी प्रमुख रचनाएं, नंबर 1 आस्था और सौंदर्य, नंबर 2 राष्ट्रवाद की समस्या, नंबर 3 निराला परंपरा और प्रगति, नंबर 4 प्रेमचंद, नंबर 5 भारतेंद्र युग, नंबर 6 आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, नंबर 7 प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, नंबर 8 विराम चिन्ह, नंबर 9 भाषा और समाज। ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बच्चों, इसकी डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की। और ये निबंध जो है साथियों, जैसा कि इसमें पूछा गया है, संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका। तो साथियों ऐतिहासिक भूमिका इसकी यही है, ये शीर्षक निबंध भक्तिकालीन संत साहित्य की महत्ता को रेखांकित करता है। यानी भक्तिकाल के समय इन संतों ने ही साहित्य की महत्ता को किस तरह से बढ़ाया, क्या योगदान दिया है साहित्य में, उसी के बारे में बताया गया है। ये चर्चा हम आगे करेंगे। तो साथियों अब जैसा कि हम आपको बता दें, ये तो हुई इनकी प्रमुख रचनाओं की बात, और अब हम चलते हैं आगे। तो साथियों आगे जो है ना, कुछ समीक्षकों ने इस निबंध को जो है, कुछ समीक्षकों ने तत्वों के आधार पर भी स्पष्ट किया है। इसके प्रमुख 5 तत्व बताए हैं। वो तत्व कौन कौन से हैं, जिससे हम आपको अभी अवगत करवाएंगे, उसका अध्ययन करेंगे आगे। साथियों देखेंगे वो 5 तत्व कौन कौन से हैं। तो बच्चों जैसे कि शीर्षक निबंध भक्तिकालीन संत साहित्य की महत्ता को रेखांकित करता है। साथियों इन संतों ने सामाजिक जो रूढ़ियां थी, जो अंधविश्वास थे, उन पर कार्य किया और उन सब का विरोध किया। विरोध करके जो रूढ़ियां थी और अंधविश्वास थे, उन पर तीखा प्रहार किया इन्होंने। और इन्हीं संतों ने साथियों समाज को जगाने का कार्य किया। जिस तरह की लोग रूढ़ियों में लिप्त थे, अंधविश्वासों में लिप्त थे, बंधे हुए थे, उन सब पर तीखा प्रहार करके, इन चीजों का विरोध करके बच्चों इन्हीं संतों ने, महान संतों ने समाज को जगाया, जनता को जागृत किया। और अब हम बात करेंगे आपसे, सामान्यतः विद्वानों ने निबंध के 5 तत्व माने हैं। वो तत्व कौन कौन से हैं देख लेंगे आप। नंबर 1 बुद्धि तत्व, नंबर 2 अनुभूति तत्व, नंबर 3 कल्पना तत्व, नंबर 4 अहम तत्व और शैली तत्व। साथियों ये 5 तत्व माने गए हैं। तो अब हम बात करेंगे इन तत्वों की। बुद्धि तत्व क्या है, पहले पॉइंट पर चर्चा करेंगे। बुद्धि तत्व क्या है देखेंगे आप आगे। बच्चों संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका शीर्षक निबंध में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने बुद्धि तत्व को ही प्राधान्य प्रदान किया है, यानी प्रधानता दी है। आपने मध्यकालीन साहित्य के मूल में जो स्थितियां रही हैं उनका ऐतिहासिक दृष्टिकोण से चिंतन मनन किया है। बच्चों शर्मा जी के अनुसार संत साहित्य का स्रोत भारतीय जनता का हृदय था। संत साहित्य का जो स्रोत था वो भारतीय जनता का हृदय था। हमारे भारत की जनता भोली भाली और भावुकता में लिप्त, अंधविश्वासों में लिप्त, रूढ़ियों में लिप्त, इस तरह की हमारे भारत देश की जो जनता थी वो बहुत ही सरल स्वभाव की और भावुक थी। तो साथियों शर्मा जी ने संत साहित्य का जो स्रोत था उसको भारतीय जनता का हृदय कहा था, हृदय माना है।
तो साथियों, सदियों से चट्टानों के नीचे जो धारा घुमड़ रही थी, मध्यकाल में हठात फूट पड़ी और उसने कन्याकुमारी से लेकर, इसकी चर्चा हम पहले पिछले वीडियोज में पहले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और बंगाल से लेकर गुजरात तक इस देश की विशाल धरती को सींचा है। बच्चों, डॉक्टर शर्मा ने बुद्धि तत्व के माध्यम से तत्कालीन राजनीति, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था की समालोचना प्रस्तुत की है। बच्चों, उस समय के समाज में व्याप्त छूत अछूत, ऊंच नीच आदि की जो भावना को भी लेखक ने यथा तथ्यात्मक रूप से वर्णन किया है। तो उस समय जो था हमारे समाज में छुआछूत, ऊंच नीच, इसके भेदभाव को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। तो उसी की बात कर रहे हैं। साथियों, शर्मा जी ने बुद्धि तत्व के आधार पर, उसके माध्यम से ऊंच नीच आदि की भावना को भी यथावत वर्णन किया है। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका अनुभूति तत्व। पॉइंट नंबर 2, अनुभूति तत्व। बच्चों, देखेंगे अनुभूति तत्व में शर्मा जी का क्या विचार रहा है। साथियों, डॉक्टर विलास शर्मा ने संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका नामक निबंध को अपनी अनुभूति के द्वारा प्रौढ़ता, गंभीरता, गुरुता एवं परिपुष्टि प्रदान की है। आपने हिंदी साहित्य के इतिहास के मध्य काल में तथा उससे पूर्ववर्ती भारतीय जनजीवन की विभिन्न परिस्थितियों को, उनके साथ सामंतशाही ताकतों द्वारा किए गए अत्याचारों, वर्ग भेद, वर्ण भेद, धार्मिक आडंबरों का सूक्ष्मता से उल्लेख करते हुए संत साहित्य के प्रादुर्भाव के पीछे रहे सभी कारणों का सहज और यथार्थ चित्रण किया है। बच्चों, तत्कालिक समाज में निम्न वर्ण व हीन समझे जाने वाले लोगों की पीड़ा को अपनी अपनी अनुभूति के आधार पर सशक्त वाणी प्रदान की है और संत साहित्य में अनेक भेद उपभेद होते हुए भी सभी में एक तत्व समान रूप से देखना, और वह तत्व है साथियों प्रेम। ये सब आपकी अनुभूति का ही सामर्थ्य है। प्रेम यानी किसी भी व्यक्ति के बारे में हम भेदभाव करें या ऊंच नीच के बारे में सोचें, उससे पहले साथियों विद्वानों ने कहा है कि उस जनता को हम एक ही दृष्टि से, इन संतों ने ही कहा है, इन संतों ने ही अपनी वाणी में संदेश दिया है कि उस जनता को हम समान दृष्टि से अगर देखें तो कैसे देखें? एक प्रेम की दृष्टि जो है वो ही हमें समानता का अधिकार दिलाती है। यदि हम उन्हें प्रेम की दृष्टि से देखेंगे तो समझ जाएंगे कि समाज में कोई छुआछूत, ऊंच नीच और किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न होते हुए प्रेम से उस जनता को समानता का भाव दें, ऐसा इन्होंने विचार प्रस्तुत किया है। तो साथियों, ये ही अनुभूति डॉक्टर रामविलास शर्मा की सामर्थ्य है
बच्चों, मध्यकालीन नारी की स्थिति की अनुभूति को शर्मा जी ने इन शब्दों में व्यक्त किया है। मध्यकालीन नारी की जो स्थिति थी वो भी बहुत ही खराब थी, क्योंकि सामंती समाज में पुरोहितों ने नारी मात्र को संस्कृति के चौके से बाहर कर दिया था और जातीय एकता के संदर्भ में डॉक्टर साहब लिखते हैं कि संत साहित्य हिंदुओं और मुसलमानों को मिलाने वाला, उनकी धार्मिक कट्टरता की कटु आलोचना करने वाला, जाति प्रथा एवं ऊंच नीच का भेद मिटाने वाला है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उक्त निबंध में अनुभूति तत्व को अत्यधिक महत्व दिया गया है, अनुभूति तत्व को अधिक महत्व प्राप्त हुआ है। तो साथियों, अब आप समझ गए होंगे कि अनुभूति तत्व में अनुभूति का मतलब होता है महसूस करना, हृदय से महसूस करना, हृदय से उस परिस्थिति पर विचार करना और उस परिस्थिति से बाहर आने का कारण खोजना और उस कारण के द्वारा उस पर कार्य करते हुए जनता को उस अनुभूति के द्वारा कार्य करना। तो बच्चों, ये था आपका दूसरा पॉइंट, अनुभूति तत्व। जैसा कि डॉक्टर शर्मा ने हिंदू मुस्लिम को मिलाया, आपस में ऊंच नीच का भेद मिटाया और अनुभूति तत्व को इन्हीं बिंदुओं के माध्यम से बहुत अधिक महत्व प्राप्त हुआ है। तो साथियों, साहित्य में संतों का विशेष महत्व रहा है। उन्होंने अनुभूति तत्व को बहुत ही महत्ता प्रदान की है और इन्हीं संतों के द्वारा हमारे समाज में जनता के अंदर जागरूकता हुई है, जनता जागरूक हुई है और ऊंच नीच का और छोटे बड़े का भेदभाव कम हुआ है। तो अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 के तीसरे पॉइंट की बात करते हैं बच्चों, कल्पना तत्व। तीसरा पॉइंट है कल्पना तत्व। कल्पना तत्व की बात करते हैं। साथियों, डॉक्टर शर्मा ने आलोच्य निबंध में उक्त विषय का संश्लिष्ट एवं समग्र रूप अंकित किया है। आपने तत्कालीन सामाजिक स्थिति का चित्रांकन सा कर दिया है। बच्चों, आपने संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका निबंध में जिन भावों और विचारों को प्रदर्शित किया है वे पाठकों के हृदय पटल पर उसी रूप में अंकित हो जाते हैं। अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से शर्मा जी ने मध्यकालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक परिस्थितियों का एक प्रकार से प्रत्यक्षीकरण करवा दिया है। बच्चों, लेखक ने संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका इस रूप से कल्पित की है जैसे कि संत साहित्य की यह भूमिका, ऐतिहासिक भूमिका है कि उसने सामंती बंधनों का विरोध करके सहज मानवता की प्रतिष्ठा की। उसने जनता की जातीय और जनवादी चेतना को पुष्ट किया और उसके क्रोध, आशा और विजय कामना को वाणी दी। साथियों, ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्या क्या किया संतों ने? संतों की जो ऐतिहासिक भूमिका रही है बच्चों, वो इन तीनों पॉइंटों में उस पूरी भूमिका का सार आ जाता है बच्चों कि सामंती बंधनों का विरोध करके सहज मानवता की प्रतिष्ठा की। सहज मानवता यानी सभी के साथ समानता का व्यवहार, और उसने जनता की जातीय और जनवादी चेतना को पुष्टि किया और उसके क्रोध यानी जनता जो क्रोधित होती थी उसके क्रोध
और जो उनके मन में जो आशाएं थी उस आशा और विजय कामना को बाणी दी, उनको जागृत किया, उनको बोलना सिखाया। साथियों, शर्मा जी कल्पना तत्व के माध्यम से इस निबंध को सरस, सजीव एवं मार्मिक बनाने में सफल रहे हैं। तो बच्चों, निबंध में कहीं कहीं चुटीला व्यंग भी कसा है। जैसे सामंती समाज में पुरोहितों ने नारी मात्र को संस्कृति के चौके से बाहर कर दिया था। ये क्या है? ये एक चुटीला व्यंग ही है। तो बच्चों, ये बात हुई हमारे कल्पना तत्व की। अब हम ले चलते हैं आपको पॉइंट नंबर 4, इसका अध्ययन करवाते हैं अहम तत्व, और बाद में आएगा आपका शैली तत्व। तो देखेंगे अहम तत्व में निबंधों में वैयक्तिकता एवं व्यक्तित्व विशेषता का समावेश सदैव अहम तत्वों द्वारा ही होता है। साथियों, शर्मा जी ने भी संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका शीर्षक निबंध में अपने व्यक्तित्व का पुट देकर अपने निबंध को विशिष्टता प्रदान की है। जैसे कि भारत में अंग्रेजी राज्य कायम होने से पहले, यहाँ अंग्रेजी राज्य जब कायम हुआ उससे पहले यहाँ साहित्य की जो देशव्यापी धारा प्रवाहित थी उसे हम संत साहित्य कहते हैं। साथियों, इस धारा का स्रोत ना तो राजदरबार थे, न मस्जिद और न मंदिर। बच्चों, शर्मा जी ने अपने निबंध में पदे पदे अपनी मनोवृत्ति को समाविष्ट किया है। यही कारण है कि शर्मा जी ने तत्कालिक सामाजिक, राजनीतिक व सामंती व्यवस्था की तो भर्त्सना की है, साथ ही अंग्रेज साम्राज्यवादियों की सोच को भी निराधार बताया है। साथियों, शर्मा जी ने इस निबंध में अपने हृदय की कोमलता और सरसता को मध्यकालीन समाज के निम्न वर्ग के दीनहीन लोगों व तत्कालिक नारी जीवन के प्रति व्यक्त किया है। ये था इनका अहम तत्व। अब हम चलते हैं शैली तत्व की ओर। बच्चों, शैली तत्व में इसके अंतर्गत निबंध रचना एवं विचारों की अभिव्यक्ति आती है। तो शर्मा जी ने अपने निबंध संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका को अपनी शैली से अत्यधिक रोचक, आकर्षक, मनोरंजक, प्रभावोत्पादक एवं भाव प्रेषणीय बनाया है, भावों से सजाया है उसको। साथियों, शर्मा जी ने भारत के प्राचीन साहित्य का अध्ययन प्रगतिवादी दृष्टि से किया है तथा वर्तमान के लिए उनके प्रासंगिक तत्वों को रेखांकित किया है। बच्चों, शर्मा जी ने अपने इस निबंध में विवेचनात्मक, आलोचनात्मक, परिचयात्मक, भावात्मक, उद्धरणात्मक, समीक्षात्मक, विवरणात्मक तथा इतिवृत्तात्मक इत्यादि शैलियों का प्रयोग किया है। इन शैलियों को देखा जाए तो हमने दूसरे प्रश्न में, दूसरे नंबर का, इसी निबंध का दूसरे नंबर का जो प्रश्न था बच्चों, उसमें हमने इन सभी शैलियों का परिचय दिया है और सभी शैलियों का अध्ययन करवा दिया है आपको। आप उसमें से देख लेंगे। तो इन सभी शैलियों का इस निबंध में डॉक्टर शर्मा ने बखूबी प्रयोग किया है। सामान्यतः आपकी शैली वक्रतापूर्ण, व्यंजनार्गर्भित और कलात्मक है। तो बच्चों, यहाँ आपका शैली तत्व भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करेंगे डॉक्टर रामविलास शर्मा की भाषा की। तो बच्चों, डॉक्टर रामविलास शर्मा के निबंधों की भाषा
भाषा में स्पष्टता, ओज व सहजता को विशेष स्थान प्राप्त है। बीच बीच में हास्य, व्यंग्य और विनोद के विभिन्न प्रयोग दिखाई देते हैं। साथियों, यह हास्य विनोद जब व्यंग्य करने के लिए छटपटाता है तो उसकी तीक्ष्णता क्रोध की ज्वाला के रूप में व्यक्त होती है। जैसे कि जैनेन्द्र जी ने सुनीता में जो भावीवाद शुरू किया था, जैनेन्द्र जी ये भी हमारे लेखक हैं, यशपाल ने मानो वही सूत्र दादा कामरेड में पकड़ लिया था और वही आतंकवादी, वही साड़ी जम्पर उतार परिस्थिति, साड़ी जम्पर उतार परिस्थिति भाषा में प्रवाह लाने के लिए शर्मा जी ने अपनी रचनाओं में मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रचुर और स्वच्छंद प्रयोग किया है। साथियों, तो देखेंगे आपके शब्द चयन में व्यवहारिक शब्दावली का प्रयोग मिलता है और कई स्थलों पर अरबी, फारसी और उर्दू के शब्दों को भी देखा जा सकता है। तो बच्चों, निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका शीर्षक निबंध में डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा भक्तिकालीन संत साहित्य की महत्ता को रेखांकित किया है। साथियों, तत्वों की दृष्टि से यह एक सफल एवं आदर्श निबंध है, श्रेष्ठ निबंध है। तो अब आप समझ गए होंगे, हमने संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका से आपको 3 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं, जो पिछले वीडियोज में आपको देखने को मिल जाएंगे, पहला और दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन है बच्चों जो अभी आपको अध्ययन करवाया है, तो तीसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे आगे।